अटैचमेंट कैसे हो, अटैचमेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कैसे, के बाद अटैचमेंट ख़त्म कैसे, इन सारी बातों को जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज़ के अंदर ऑर्डर 21, और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे रूल 56 से लेकर 60 तक। पिछली वीडियो में हमने रूल 51 से लेकर 55 तक किया था और आज हम इससे आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले है जी रूल 56। 56 के अंदर बताया गया है ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ कॉइन और करेंसी नोट्स टू पार्टी एंटाइटल्ड अंडर डिक्री, वेयर द, यानी कि अगर कोई अटैच्ड प्रॉपर्टी, कोई सिक्का है या कोई करेंसी नोट है तो उसके साथ क्या किया जाएगा। वेयर द प्रॉपर्टी अटैच इज करेंसी नोट और कॉइन, द कोर्ट मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ द अटैचमेंट डायरेक्ट दैट सच कॉइन और नोट और पार्ट देयर ऑफ सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिग्री बी पेड ओवर टू द पार्टी एंटाइटल्ड अंडर द डिग्री टू रिसीव द सेम। कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो अटैच की है वो करेंसी नोट है या कोई सिक्का है, कॉइन है, तो वो डिग्री होल्डर को दे दिया जाएगा अगर उस करेंसी नोट या कॉइन से उसकी डिग्री सेटिस्फाई हो जाती है। किसी भी वक्त अटैचमेंट की कंटिन्यूस में किसी भी वक्त उसको दे दिया जाएगा। उसके बाद रूल 57 के अंदर बताया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट कैसे होगी। Where any property has been attached in execution of a decree, but by reason of decree holder's default, the court is unable to proceed further with the application of the execution। कि अगर एक प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन में अटैच हो गई है और अब डिग्री होल्डर की डिफ़ॉल्ट के बाद, डिग्री होल्डर की डिफ़ॉल्ट की वजह से अब कोर्ट फर्दर प्रोसीड करने के लिए कोर्ट को मुश्किल है, कोर्ट को दुश्वारी पेश है, कोर्ट अनेबल है, इट शैल आइदर डिसमिस द एप्लीकेशन और फॉर एनी सफिशिएंट रीज़न एडजर्न द प्रोसीडिंग टू ए फ्यूचर डेट। और अदालत आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती, तो जिसने एप्लीकेशन दी है अदालत उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगी। शेल का वर्ड है, शेल का वर्ड है कि या तो डिसमिस कर देगी या फिर एडजर्न कर देगी। और अक्सर अदालतें करती एडजर्न होती हैं, क्योंकि फिर दोबारा से सरसब्जी और फिर दोबारा से एक कोर्ट के लिए दोबारा बर्डन, इससे बचने के लिए अदालत डिसमिस से बचने के लिए एडजर्न कर देगी, किसी फ्यूचर डेट पर एडजर्न कर देगी। अपॉन द डिसमिसल ऑफ सच एप्लीकेशन द अटैचमेंट शैल सीज। और अगर डिसमिस कर देती है तो वो अटैचमेंट सीज हो जाएगी, यानी कि जो प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी थी वो अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगी। आगे है जी रूल 58। इसके अंदर बताया गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लेम टू एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ टू द अटैचमेंट ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी अटैच होगी, अब उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्लेम है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। Where any claim is preferred to or any objection is made to the attachment of any property attached in execution of a decree on the ground that such property is not liable to such attachment। एक प्रॉपर्टी अटैच होगी, उसके ऊपर किसी ने आकर ऑब्जेक्शन कर दिया या किसी ने कोई क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी अटैच हो ही नहीं सकती। द कोर्ट शैल प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट द क्लेम और ऑब्जेक्शन विद द लाइक पावर एज रिगार्ड्स द एग्जामिनेशन ऑफ द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर। तो फिर अदालत क्या करेगी, अदालत इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऐसे करेगी कि अदालत उस क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर को एग्जामिन करेगी एंड इन ऑल अदर रेस्पेक्ट्स एज इफ़ ही वाज ए पार्टी टू द सूट। और उसको ऐसे ही एग्जामिन करेगी जैसे वो कोई फरीक मुकदमा था, और फरीक मुकदमा था और पार्टी था सूट का। यानी कि ऑब्जेक्टर क्लेमेंट को अदालत एग्जामिन करेगी और ऐसे एग्जामिन करेगी, उसकी शहादत, उसका बयान लेगी जैसे वो फरीक मुकदमा था। प्रोवाइजो है that no such application shall be made where it appears to the court that the claim or objection, whether made before or after sale, has been designedly or unnecessarily delayed। अब बताया जा रहा है कि अदालत कहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। अदालत वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी जहाँ अदालत समझती है कि क्लेम या ऑब्जेक्शन आइदर सेल से पहले किया गया है या सेल के बाद, प्रॉपर्टी सेल हो गई है या उससे पहले किया गया है, वो अननेसेसरी डिले के लिए है और गलत है, झूठा है, और वॉज मेड not with a reasonable time or within 1 year of the date of the first attachment of the said property in the execution of the said decree। कि या तो मुनासिब वक्त में नहीं लाया गया, उस अटैचमेंट का जो पहला ऑर्डर हुआ था उसके होने के 1 साल के अंदर अंदर ये ऑब्जेक्शन नहीं लाई गई, तो अदालत इस ऑब्जेक्शन को नहीं मानेगी और इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगी। हाँ, आगे बताया गया कि अनलेस द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर, कि अगर क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर ये 3 चीज़ें साबित कर देता है तो फिर भी अदालत इन्वेस्टिगेशन करेगी, चाहे 1 साल के बाद लाया है या रीज़नेबल टाइम के बाद भी लाया है। क्या
कि प्रूव्स टाइटल एक्वायर्ड इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द फर्स्ट अटैचमेंट, कि जब फर्स्ट अटैचमेंट हुई थी उसके बाद वो आकर ये प्रूव कर देता है लेकिन गुड फेथ में कि ये तो टाइटल हमने किसी चीज़ की कंसिडरेशन में हासिल कर लिया है, यानी कि हमने पैसे देकर या कोई भी और चीज़ देकर और उसके बदले में कंसिडरेशन के तौर पर ये टाइटल हमने ले लिया। दूसरा, proves that his predecessor interest, whether their interest exists at the time of such attachment or was acquired thereafter, fraudulently omitted to make a claim or objection। दूसरा ये चीज़ साबित कर देता है कि उसके पेशरो जो उससे पिछले थे, जो उसके सबका थे, जो उसके प्रेडिसेसर थे, अबो अजदाद थे, चाहे उन्होंने ये टाइटल अटैचमेंट के वक्त एक्वायर किया है या उसके बाद एक्वायर किया है, उनको धोखाधही से ये क्लेम और ऑब्जेक्शन करने से रोका गया और साथ में उन सब प्रेडिसेसर्स को पार्टी भी बना लेता है। तो अगर ये तीनों काम कर लेता है तो फिर अदालत साल हो जाने के बाद भी उसके ऑब्जेक्शन को सुनेगी। उसके बाद है पोस्टपोनमेंट ऑफ सेल, यानी कि नीलामी को अदालत पोस्टपोन कर देगी, इल्तवा कर देगी। वेयर द प्रॉपर्टी टू विच द क्लेम और ऑब्जेक्शन अप्लाइज हैज़ बीन एडवर्टाइज फॉर सेल, कि वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर क्लेम या ऑब्जेक्शन किया गया है उसके ऊपर सेल का ऑर्डर पहले से हो चुका है, उसकी इश्तिहार भी सेल का हो चुका है। द कोर्ट ऑर्डरिंग द सेल में पोस्टपोन इट पेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्लेम और ऑब्जेक्शन, तो जिस कोर्ट ने उसकी सेल का ऑर्डर किया है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन तक उस सेल को पोस्टपोन कर देगी। उसके बाद रूल 59 में बताया गया है एविडेंस टू बी एड्यूस्ड बाय क्लेमेंट, द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर मस्ट एड्यूस एविडेंस टू शो दैट एट द टाइम ऑफ अटैचमेंट ही हैड ए टाइटल टू और राइट और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी अटैच, कि जो क्लेमेंट है, जो ऑब्जेक्टर है, उसने साथ में कोई एविडेंस अगर उसके पास है तो उसने वो भी अदालत में पेश करनी है कि ये टाइटल, ये राइट और इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी में मेरा बनता है और इसलिए इस प्रॉपर्टी को अटैच ना किया जाए। उसके बाद रूल 60 में बताया गया है रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट, वेयर अपॉन द सेड इन्वेस्टिगेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैड टाइटल टू, कि अब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोर्ट सेटिस्फाई हो गई है कि इस क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर का टाइटल बनता है या राइट बनता है या इंटरेस्ट बनता है इस प्रॉपर्टी में, एंड द सेड प्रॉपर्टी वाज नॉट बाय रीजन ऑफ साइड टाइटल राइट इंटरेस्ट होली और पार्टली लाइबल टू अटैचमेंट, और ये प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्शन या क्लेम की वजह से अटैचमेंट की लाइबल भी नहीं थी, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, मेक एन ऑर्डर, शेल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी होली, तो फिर वो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को होली रिलीज कर देगी या पार्टली और एज अ केस में भी टू सच एक्सटेंड एज इट इज़ नॉट सो लाइबल फ्रॉम अटैचमेंट, या उस हद तक उसको उस अटैचमेंट से रिलीज़ कर देगी जिस हद तक वो अटैचमेंट की लाइबल नहीं थी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर रूल 56 से लेकर 60 तक। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम इससे आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह।